मेरे YouTube चैनल में और चैनल का नाम है केमिस्ट्री विद मनीष सोनी। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स की। चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है सॉल्यूशन या विलियन। इस चैप्टर को मैंने कंप्लीट करवा दिया है और अब इसके न्यूमेरिकल्स बाकी रहे हुए हैं, वो न्यूमेरिकल्स आज इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा आरबीएससी बोर्ड की जो बुक है उस बुक के पेज नंबर 27 पर क्वेश्चन नंबर 1 है 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml विलियन बनाया गया। 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml विलियन बनाया गया। इस विलियन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति ml है। ऑक्जेलिक अम्ल की विलियन में द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। इस न्यूमेरिकल में आपसे ऑक्जेलिक अम्ल के विलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता पूछी गई है। तो देखिएगा मैंने आपको द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र बताया था। द्रव्यमान प्रतिशतता, विलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता यानी W/W इज इक्वल टू होता है अवयव की ग्राम में मात्रा बटा विलियन की ग्राम में मात्रा इंटू वाई 100। किसी भी विलियन में किसी अवयव की द्रव्यमान प्रतिशतता यदि ज्ञात करनी हो तो उस अवयव की ग्राम में मात्रा में विलियन की जो कुल ग्राम में मात्रा है उसका भाग देके 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपको अवयव की ग्राम में जो मात्रा है वो 11 ग्राम दे रखी है। कितनी दे रखी है? 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल है। इसका मतलब जो अवयव है यानी यहाँ पर जो विलेय है उसकी मात्रा कितनी है? 11 ग्राम। चलिएगा 500 ml विलियन दे रखा है। विलियन की ग्राम में मात्रा आपको नहीं दे रखी है, आपको विलियन का आयतन दे रखा है और विलियन के आयतन से हम विलियन की ग्राम में मात्रा फाइंड आउट कर सकते हैं यदि आपको विलियन का क्या मालूम हो, घनत्व। तो बिल्कुल आपको इस क्वेश्चन में विलियन का घनत्व भी दे रखा है और ऑक्जेलिक अम्ल की विलियन में क्या पूछी है, द्रव्यमान प्रतिशतता। तो देखिएगा अवयव की ग्राम में मात्रा तो 11 ग्राम हो जाएगी, विलियन की ग्राम में मात्रा आपको दे नहीं रखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो कैसे करेंगे देखिएगा, हम जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। आपको विलियन का जो घनत्व है वो कितना दे रखा है? 1.1। द्रव्यमान का मतलब यहाँ पर ग्राम में मात्रा से है तो द्रव्यमान मैं लिख देता हूँ क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है, बटा आयतन। और विलियन का आयतन कितना आपको दे रखा है? 500 ml। तो यहाँ से हम द्रव्यमान निकाल लेंगे। द्रव्यमान का मतलब है विलियन की ग्राम में मात्रा। तो बताओ 500 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1.1 से। 500 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1.1 से। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 50 गुणा 11 यानी ये हो जाएगा 550 ग्राम। तो बताइएगा विलियन की ग्राम में मात्रा कितनी आ गई? 550 ग्राम। अवयव की ग्राम में मात्रा कितनी है? 11 ग्राम। तो बताओ परसेंटेज W/W कितना आ जाएगा? परसेंटेज W/W आ जाएगा 11 बटा 550 गुणा 100। 0 से 0 कट हो जाएगा। 55 को 11 से काट दीजिएगा, 1/5 गुणा 10 बराबर 2%। तो ये इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। वापस से सुन लीजिएगा, क्वेश्चन क्या है? 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से, मतलब 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को पानी में घोला गया और पानी में घोलकर 500 ml विलियन तैयार किया गया। इस विलियन का घनत्व आपको दे दिया, ग्राम में मात्रा नहीं दिया, आपको घनत्व दे दिया। घनत्व से आप क्या निकाल सकते हो? ग्राम में मात्रा निकाल सकते हो बाय यूजिंग फॉर्मूला घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? घनत्व गुणा आयतन। तो यहाँ पर ग्राम में मात्रा कितनी आ जाएगी? 550 ग्राम, यानी 500 ml विलियन जो है वो 550 ग्राम के बराबर है। द्रव्यमान प्रतिशतता पूछी है तो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होता है अवयव की ग्राम में मात्रा बटा विलियन की ग्राम में मात्रा गुणा 100। तो बताओ अवयव की ग्राम में मात्रा आपको कितनी दे रखी है? 11 दे रखी है और विलियन की ग्राम में मात्रा कितनी आई? 550 आई। तो 11 बटा 550 गुणा 100 बराबर कितना आ जाएगा? 2%। क्वेश्चन नंबर 2 है 2% W/V 2% W/V
का 500 ml जलीय विलयन तैयार करने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन आपकी बुक में पेज नंबर 28 पर आपको मिलेगा। क्वेश्चन को देखिएगा आप, बुक में भी आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। 2% W/V 500 ml जलीय विलयन तैयार करने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। यानी इस क्वेश्चन में आपसे सोडियम क्लोराइड की आवश्यक ग्राम में मात्रा पूछी है। आपको विलयन कौन सा तैयार करना है, आपको विलयन 2% W/V का तैयार करना है, उसका कितना आयतन तैयार करना है, 500 ml विलयन आपको तैयार करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात, आपको इसके अंदर सांद्रता की जो इकाई है वो W/V दे रखी है, मतलब आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता दे रखी है। और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज W/V होता है अवयव की ग्राम में मात्रा, अवयव की ग्राम में मात्रा, अवयव का मतलब यहाँ पर विलय से है, NaCl से, अवयव की ग्राम में मात्रा बटा विलयन का आयतन इंटू बाई 100 तो परसेंटेज W/V इज इक्वल टू होता है अवयव की ग्राम में मात्रा बटा विलयन का आयतन गुणा 100। अब देखिएगा आपसे पूछा गया है कि कितने ग्राम NaCl आपको चाहिएगा, यानी आपको NaCl की ग्राम में मात्रा पूछी है, मतलब आपको विलय की ग्राम में मात्रा पूछी है, मतलब आपको अवयव की ग्राम में मात्रा पूछी है। तो इस फॉर्मूले को हम रीअरेंज कर लेंगे और हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो होगा अवयव की ग्राम में मात्रा इज इक्वल टू परसेंटेज W/V इंटू बाई विलयन का आयतन, विलयन का आयतन बटा 100। ठीक है, चलिएगा आपको बताओ परसेंटेज W/V कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, यहाँ पे 2 रख देंगे। विलयन का आयतन आपको कितना दे रखा है सर, 500 दे रखा है, तो 500 रख देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, जो वैल्यू आपको दे रखी है वो बस पुट करनी है और आंसर आपको फाइंड आउट करना है। डिवाइडेड बाई 100, तो बताओ ये आपस में 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 10 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 10 ग्राम। वापिस से सुन लीजिएगा, आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपको क्वेश्चन पूछा गया कि 2% W/V 500 ml जलीय विलयन तैयार करने के लिए आपको कितने ग्राम सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता होगी। तो देखिएगा W/V का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, परसेंटेज W/V इज इक्वल टू होता है अवयव की ग्राम में मात्रा बटा विलयन का आयतन इंटू बाई 100। तो बताइएगा अवयव की ग्राम में मात्रा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परसेंटेज W/V इंटू विलयन का आयतन बटा 100, आयतन बटा 100। चलिएगा परसेंटेज W/V कितना है 2, विलयन का आयतन कितना है 500, और 100 का आप डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 ग्राम। और ये क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है पेज नंबर 33 पर, आपकी बुक के पेज नंबर 33 पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब कितना है, 0.845 बार। विलेय ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिएगा सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको हम समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब किसी शुद्ध वाष्पशील विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो बनने वाले विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कम हो जाता है। वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को वाष्प दाब में अवनमन कहा जाता है। वापिस से सुन लीजिएगा, जब किसी शुद्ध वाष्पशील विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो बनने वाले विलयन का जो वाष्प दाब है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को क्या कहा जाता है, वाष्प दाब में अवनमन कहा जाता है। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूं और वही बात यहां पर लागू हो रही है। देखिएगा शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब कितना है, 0.850। अब क्या किया, इस शुद्ध बेंजीन में 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय घोल दिया। कोई ठोस विलेय है उसको घोल दिया
और कितने ग्राम बेंजीन में घोला? 39 ग्राम बेंजीन में। मतलब विलायक की ग्राम में मात्रा आपको कितनी दे रखी है? 39 ग्राम। 39 ग्राम बेंजीन में 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलय घोल दिया। अब जो विलयन बना उसका जो वाष्प दाब है आप देख पा रहे हो, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में क्या हो गया? कम। शुद्ध विलायक का कितना था? 0.850 और विलयन का कितना हो गया? 0.845। अब आपसे ये पूछ रहा है कि जो आपने अवाष्पशील विलय घोला है उस बेंजीन में, उसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा, उसे आपको क्या करना है? ज्ञात। तो याद कीजिएगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि वाष्प दाब में अवनमन को हम P0 माइनस PS से डिनोट करते हैं, जहां P0 जो होता है वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है और PS जो होता है वो विलयन का वाष्प दाब होता है। इसका मतलब विलायक का वाष्प दाब बड़ा और विलयन का वाष्प दाब क्या है? छोटा है। और P0 माइनस PS बराबर होता है XA P0। P0 माइनस PS बराबर होता है XA P0। इस फॉर्मूले को रीअरेंज मैंने किया था और बताया था P0 माइनस PS बटा P0 इज इक्वल टू होता है XA, जहां XA होते हैं विलय के मोल अंश। इस चैप्टर में, संपूर्ण चैप्टर में मैंने A के द्वारा विलय को डिनोट किया है और B के द्वारा विलायक को। और XA बराबर होता है स्मॉल n बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इसका मतलब विलय के मोल अंश बराबर विलय के मोल बटा कुल मोल, जहां स्मॉल n जो है वो विलय के मोल है और कैपिटल N जो है वो विलायक के मोल है। विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n है और कैपिटल N किसके मोल है? विलायक के मोल। फिर मैंने आपको बताया था कि अति तनु विलयन के लिए हम n प्लस n का जो मान है वो लगभग बराबर मान सकते हैं कैपिटल N के। क्यों? क्योंकि अति तनु विलयन में विलय की जो मात्रा होगी वो विलायक की तुलना में क्या होगी? बहुत कम होगी। तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N इज इक्वल टू क्या मान लिया? लगभग कैपिटल N मान लिया, क्योंकि स्मॉल n यहाँ पे क्या हो जाएगा? नगण्य। तो बताओ, हमारे पास फॉर्मूला आ गया P0 माइनस PS बटा P0 इज इक्वल टू स्मॉल n बटा कैपिटल N। अब हमें चाहिए विलय के मोल, और विलय के मोल होता है, विलय के मोल बराबर होते हैं विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलय का मोलर द्रव्यमान। यानी स्मॉल n बराबर मैंने आपको बताया था WA बटा MA और कैपिटल N मैंने आपको बताया था WB बटा MB। स्मॉल n विलय के मोल, विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलय का आणविक द्रव्यमान, और कैपिटल N इज इक्वल टू विलायक की ग्राम में मात्रा बटा विलायक का आणविक द्रव्यमान। तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो पुट करोगे तो WA बटा MA इंटू बाई WB ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों? MB से। अब आपको यहाँ पर पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है विलय ठोस का मोलर द्रव्यमान, मतलब आपको MA पूछा गया है। क्या पूछा गया है? MA। तो यहाँ से आप MA का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। MA इज इक्वल टू हो जाएगा, MA इज इक्वल टू हो जाएगा, MA को इधर लेके आइएगा, ये P0 ऊपर चला जाएगा, P0 माइनस PS नीचे आ जाएगा। तो बताइएगा MA बराबर क्या हो जाएगा? P0 बटा P0 माइनस PS इंटू बाई WA इंटू बाई MB डिवाइडेड बाई WB। बस, अब कुछ नहीं है सवाल के अंदर। इस न्यूमेरिकल में जो था वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब आपको केवल वैल्यू पुट करनी है और आंसर क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल हम वैल्यू पुट करेंगे। तो बताइएगा MA बराबर क्या हो जाएगा? P0। P0 क्या होता है बच्चों? P0 होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। मैं आपको ये बता चुका हूँ, यदि आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिएगा, जिसमें मैंने आपको वाष्प दाब में अवनमन और आपेक्षिक अवनमन बताया था। ये जो फॉर्मूला है वो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का है और ये जो फॉर्मूला है वो वाष्प दाब में अवनमन का है। चलिएगा, P0 कितना है? सर P0 हमें दे रखा है 0.850। 0.850 क्या है? शुद्ध बेंजीन। शुद्ध बेंजीन का मतलब शुद्ध विलायक। चलेगा, P0 कितना है? 0.850 माइनस PS कितना हो गया? विलयन का वाष्प दाब घट के हो गया 0.845, ठीक है, इंटू बाई
WA कितना आपको दे रखा है, WA का मतलब है विलेय की ग्राम्य मात्रा, और विलेय की ग्राम्य मात्रा कितनी है 0.5 इंटू बाई MB का मतलब होता है विलायक का मोलर द्रव्यमान, और विलायक का मोलर द्रव्यमान कितना है 78, बेंजीन का 78 होता है 78, डिवाइडेड बाई WB है विलायक की ग्राम्य मात्रा, और विलायक कितना है बताओ 39 है, यानी 39 यहाँ पे हम पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 170 ग्राम प्रति मोल, 170 ग्राम प्रति मोल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 170 ग्राम प्रति मोल। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बुक में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है पेज नंबर 34 पर, बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। एक अवाष्पशील विलेय के 1.80 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन को, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक है वो पहले मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको बताया था कि जब किसी शुद्ध वाष्पशील विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो बनने वाले विलयन का जो क्वथनांक है वो शुद्ध विलायक के क्वथनांक की तुलना में बढ़ जाता है। क्वथनांक में होने वाली जो वृद्धि होती है उसे हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। देखिएगा, विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो तो घट जाता है, क्यों घटता है वो मैंने आपको बताया था, और क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता है। अब यदि आप उसमें कुछ मात्रा नमक की घोल दोगे तो अब जो विलयन बनेगा ना, उस विलयन का जो क्वथनांक होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। क्या होगा? ज़्यादा। जितना ज़्यादा होगा उसे हम कहेंगे क्वथनांक में उन्नयन। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी, और मैंने ये बात आपको वीडियो में पहले बता भी दी है। आप उस वीडियो को एक बार वापस से देख लीजिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। बेंजीन यहाँ पे शुद्ध विलायक है। अब आपने क्या किया, एक अवाष्पशील विलेय के 1.80 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में घोल दिया। तो अब जो विलयन बना उसका जो क्वथनांक है वो कितना हो गया, 354.11 हो गया। देखो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ गया। कितना बढ़ा? इसमें से इसको माइनस कर लेना। विलय का क्या पूछा है? अणुभार पूछा है। तो मैंने आपको बताया था कि विलयन का जो क्वथनांक में उन्नयन होता है, विलयन के क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी डॉट स्मॉल एम। डेल्टा टीबी क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। केबी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। और स्मॉल एम क्या होता है? विलयन की मोललता होती है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा डेल्टा टीबी की वैल्यू। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है? डेल्टा टीबी बराबर होता है टीबी माइनस टी नॉट बी, जहाँ पे टीबी क्या है? विलयन का क्वथनांक, और टी नॉट बी क्या है? बताइएगा टी नॉट बी क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। बताइएगा विलयन का क्वथनांक कितना है? 354.11 माइनस टी नॉट बी कितना है? 353.23। आप 354.11 में से 353.23 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 0.88 केल्विन। तो इतना क्वथनांक बढ़ गया। ठीक है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो विलय का अणुभार यानी विलय का मोलर द्रव्यमान मतलब Ma आपसे पूछा है। तो इस फॉर्मूले को हम एक्सटेंड करते हैं। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है केबी डॉट स्मॉल एम इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था WA बटा MA इंटू बाई WB, ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 1000 से। ठीक है। चलिएगा, आपको पूछा क्या है? सर हमें पूछा क्या है? आपको पूछा है MA का वैल्यू। तो बताइएगा MA इज इक्वल टू, यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो MA को आप इधर लेके आइएगा। तो बताओ KB बटा डेल्टा TB इंटू बाई WA इंटू बाई 1000 डिवाइडेड बाई WB। चलिएगा, KB कितना दे रखा है? KB सर हमें दे रखा है 2.53। तो KB की वैल्यू आपने पुट कर दी। डेल्टा TB आपको कितना? डेल्टा TB सर हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना? 0.88। फिर आपको चाहिए WA का वैल्यू आपको कितना दे रखा है? WA का वैल्यू आपको दे रखा है 1.80।
1000 और WB आपको कितना दे रखा है 90 ग्राम, यानी विलायक की ग्राम में मात्रा आपको कितनी दे रखी है 90। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 58 ग्राम प्रति मोल। तो यहाँ पर विलायक का जो अणुभार है वो कितना आया 58 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 5 है पेज नंबर 35 पर 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.68 केल्विन का पाया गया। सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है आपसे पूछा गया है सल्फर का अणुसूत्र। पहले इस सवाल के पीछे का जो लॉजिक है वो आपको मैं बता देता हूं कि जब किसी शुद्ध वाष्पशील विलायक में किसी अवाष्पशील विलय को घोला जाता है, जब किसी शुद्ध वाष्पशील विलायक में किसी अवाष्पशील विलय को घोला जाता है तो बनने वाले विलयन का जो हिमांक है वो शुद्ध विलायक के हिमांक की तुलना में कम हो जाता है। हिमांक में होने वाली इस कमी को हम क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। जैसे आप यदि शुद्ध जल को फ्रीज में रखते हो तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वो जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। अब यदि मान लो आप उस जल में कुछ मात्रा नमक की या चीनी की घोल दो तो अब उसका जो हिमांक है वो 0 से कम हो जाएगा। जितना कम होगा उसे ही हम क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन में आपको अणुसूत्र पूछा गया है, सल्फर का अणुसूत्र आपसे पूछा गया है। तो सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए आपको सल्फर का अणुभार ज्ञात करना पड़ेगा और सल्फर का अणुभार यदि आप ज्ञात कर लोगे तो उससे आप ये पता कर पाओगे कि सल्फर के अणु में सल्फर के कितने परमाणु उपस्थित हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही आइडिया लग रहा है कि सल्फर जो होता है वो पी ब्लॉक में आप पढ़ते हो S8 के रूप में पाया जाता है। तो सल्फर का अणुसूत्र S8 आने वाला है, वैसे ही आपको आइडिया लग रहा है, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहली बात, हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि डेल्टा TF बराबर होता है KF.m। हमें ज्ञात करना है सल्फर का अणुसूत्र, उसके लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा सल्फर का अणुभार। KF का वैल्यू आपको गिवन है, स्मॉल m आपको पता है WA/MA इंटू बाई WB, ऊपर किससे मल्टीप्लाई 1000 से, और डेल्टा TF आपको कितना दे रखा है 0.68। तो पहले इस फॉर्मूले को हम एक्सटेंड कर लेते हैं। डेल्टा TF बराबर KF.WA/MA इंटू बाई 1000 और ऊपर इंटू बाई WB, ऊपर किससे मल्टीप्लाई बताओ 1000 से। ठीक है, यहां से हम फाइंड आउट करेंगे MA इज इक्वल टू हो जाएगा KF डिवाइडेड बाई डेल्टा TF इंटू बाई WA इंटू बाई 1000 डिवाइडेड बाई WB। KF की वैल्यू आपको कितनी गिवन है सर? KF हमें गिवन है 6.8। डेल्टा TF आपको कितना गिवन है? डेल्टा TF आपको गिवन है 0.68 इंटू बाई WA आपको कितना गिवन है सर? WA हमें 25.6 ग्राम गिवन है, दे रखा है। ठीक है, चलिएगा WB आपको कितना गिवन है? WB आपको फाइंड आउट करना है। WB आपको कितना गिवन है? सॉरी, WB 1000 ग्राम गिवन है, फाइंड आउट नहीं करना है। कितना गिवन है? 1000 ग्राम, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 1000 से। इसको सॉल्व करोगे, वापस से सुन लीजिएगा, डेल्टा TF बराबर होता है KF.m। डेल्टा TF बराबर KF.m का वैल्यू हमने पुट किया WA/MA इंटू बाई WB, ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, और यहाँ से हमने MA निकाल लिया, मतलब जो विलय है ना सल्फर, उसका अणुभार क्या होगा? KF बट्टा डेल्टा TF WA 1000 डिवाइडेड बाई WB। KF का वैल्यू आपको 6.8 गिवन है, डेल्टा TF का वैल्यू 0.68 गिवन है, और WA यानी विलय की ग्राम में मात्रा आपको 25.6 गिवन है। WB आपको कितना गिवन है? WB आपको 1000, मतलब विलायक की ग्राम में मात्रा। नेफ्थलीन यहाँ पे विलायक है, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 256 ग्राम। कितना आएगा? 256 ग्राम। यानी सल्फर का जो अणुभार है, सल्फर का जो अणुभार है वो कितना आया? वो 256 आया। अब हम जानते हैं कि कोई भी जो अणु होता है उसमें
एक निश्चित संख्या में क्या उपस्थित होते हैं, परमाणु, और मैंने मान लिया कि उन परमाणुओं की संख्या x है। कितनी है, x। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं s गुणा x बराबर कितना होगा, 256 ग्राम। यानी सल्फर एक परमाणु है, सल्फर का परमाणु भार गुणा x, s का मतलब यहाँ पे सल्फर के परमाणु भार से है, तो सल्फर का परमाणु भार गुणा x सल्फर के परमाणुओं की संख्या बराबर 256, और सल्फर का परमाणु भार कितना होता है, 32। तो 32 गुणा x बराबर हो जाएगा 256। इसको सॉल्व करोगे तो 256 में किसका भाग लगेगा, 32 का, और ये किससे कटेगा, 8 से। तो बताइएगा x का वैल्यू कितना आया, 8। इसका मतलब इस सल्फर के अणु में सल्फर के 8 परमाणु उपस्थित है। तो बताओ जब 8 परमाणु उपस्थित है तो बताओ सल्फर का अणुसूत्र क्या हो जाएगा, S8। तो बताओ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, S8। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एक बार वापस से बता देता हूँ। 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोलने पर हिमांक में अवनमन कितना हुआ, 0.68 केल्विन का। सल्फर का क्या ज्ञात करना है, अणुसूत्र। नेफ्थलीन का KF आपको दे रखा है कितना, 6.8। सबसे पहले हमने डेल्टा TF का फॉर्मूला लिख लिया, KF.m, डेल्टा TF बराबर KF स्मॉल m बराबर WA बट्टा MA गुणा WB, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से। सल्फर का अणुसूत्र फाइंड आउट करने के लिए आपको सल्फर का अणु भार चाहिएगा, तो आपने यहाँ से MA का वैल्यू फाइंड आउट किया, जो आपके पास कितना आया, 256। अब देखिएगा सल्फर का अणु भार 256 आया, इसका मतलब सल्फर का परमाणु भार गुणा x बराबर क्या होगा, 256, जहां पे x जो है वो नंबर ऑफ सल्फर के एटम्स हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा, S8। क्वेश्चन नंबर 6 है, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के m/10 विलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, पेज नंबर 37 पे। और इस क्वेश्चन में आपको R का वैल्यू भी गिवन है 0.0821। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए परासरण दाब का फॉर्मूला, और परासरण दाब का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि पाई बराबर होता है CRT। पाई बराबर क्या होता है, CRT, जहां पर C जो होती है वो विलियन की क्या होती है, मोलरता। C विलियन की क्या होती है, मोलरता, और मोलरता आपको दे रखी है m/10, जिसको हम लिख सकते हैं 1/10 m। R का वैल्यू आपको गिवन है, T का वैल्यू आपको गिवन है, कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा C का वैल्यू हम पुट कर देते हैं। C का वैल्यू कितना रखोगे, 1/10। R का वैल्यू आपको गिवन है 0.0821, और जो T है ना वो आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, और हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो डिग्री सेल्सियस में कभी भी पुट नहीं करते हैं, हमेशा केल्विन में पुट की जाती है। तो हम इस डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे, और हमारे पास जो रिलेशन होता है डिग्री सेल्सियस और केल्विन में वो होता है केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, जिसको आप 273 ही लिख सकते हैं, कोई खास इसके अंदर फर्क नहीं पड़ता। तो बताओ 27 में कितना जोड़ दो, 273। तो बताओ कितने केल्विन टेम्परेचर आ गया आपके पास, 300 केल्विन। तो बताइएगा यहाँ पे आप कितना पुट करोगे, 300। इसको सॉल्व कीजिएगा, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.46 ATM। कितना आंसर आ जाएगा, 2.46 ATM। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है पेज नंबर 37 पर, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4% यूरिया विलियन एक अन्य कार्बनिक यौगिक A के 12% विलियन के साथ समपरासरी है, यौगिक A का अणुभार ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिएगा किस प्रकार सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके पीछे जो लॉजिक है वो समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था समपरासरी विलियन दिए गए ताप पर वे विलियन होते हैं जिनके परासरण दाब आपस में क्या हो, समान हो। यदि दो विलियन के परासरण दाब आपस में समान होते हैं तो वो एक दूसरे के प्रति क्या कहलाते हैं, समपरासरी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि समपरासरी विलियन के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है π1 बराबर π2। π1 मतलब विलियन जो पहला विलियन है उसका परासरण दाब, और π2 का मतलब दूसरा वाला जो विलियन है उसका परासरण दाब। अब देखिएगा ये हमें बात पता होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या कह रहा है, 4% यूरिया विलियन। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि 4%
यूरिया विलयन का क्या मतलब है? 4% यूरिया विलयन का मतलब है कि 100 ml विलयन में 4 ग्राम यूरिया उपस्थित है। ये मैं आपको जब सांद्रता की इकाइयाँ पढ़ाई थी तब बता दिया था कि 4% यूरिया विलयन का मतलब है कि 100 ml विलयन में कितने ग्राम यूरिया उपस्थित है? 4 ग्राम। ठीक है। और 12% विलयन का मतलब क्या है? 12% विलयन किसका है? कोई कार्बनिक यौगिक है, विलयन ए का। इसका मतलब क्या है कि 100 ml विलयन में 12 ग्राम कार्बनिक यौगिक उपस्थित है और कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है? ए दे रखा है। और आपसे पूछा क्या गया है कि ये जो कार्बनिक यौगिक है इसका अणुभार आपसे पूछा गया है। और बताइएगा पाई बराबर क्या होता है? CRT। पाई बराबर क्या होता है? CRT। तो बताओ, सबसे पहले हम पाई 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पाई 1 बराबर होगा C1RT। और C1RT की वैल्यू हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे? देखिएगा, सबसे पहले हमें C1 चाहिए और C1 होता है WA/MA इंटू बाई VML, ऊपर किससे गुणा? 1000 से, गुणा R गुणा T। देखिएगा, WA विलय की ग्राम्य मात्रा, जो पहला विलयन है ना, पहला विलयन यूरिया का मैंने मान रखा है। यूरिया का जो विलयन है उसमें यूरिया की ग्राम्य मात्रा कितनी है बताओ? 4। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4। ठीक है। MA यूरिया का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला होता है NH2CONH2। इसका अणुभार आप ज्ञात कीजिएगा। नाइट्रोजन का होता है 14। कितने नाइट्रोजन है इसके अंदर? 2। तो 14 + 14। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो 4 हाइड्रोजन का वेट इसमें ऐड कर देंगे, प्लस कार्बन का कितना? 12 और ऑक्सीजन का कितना? 16। 14 और 14 कितना हो गया? 28। और 12 और 4 कितना हो गया? 16। 16 और 16 कितना हो गया? 32। यानी 28 + 32। और 28 में 32 जोड़ोगे तो आएगा 60 ग्राम प्रति मोल। यानी यूरिया का जो अणुभार होता है वो कितना होता है? 60 होता है। तो आप यूरिया का डायरेक्ट याद कर लें क्योंकि एग्जाम में आपको निकालना नहीं पड़ेगा। VML कितना? 100। ठीक है। विलयन का आयतन ऊपर किससे मल्टीप्लाई किया? 1000 से। R की वैल्यू कट हो जाएगी इसलिए रख दिया, R को R ही रख दो और T को T ही रख सकते हो क्योंकि T भी कट हो जाएगा। चलिएगा, पाई 2 कितना आएगा? पाई 2 आएगा WA 12 ग्राम। ठीक है। इसका अणुभार आपको फाइंड आउट करना है तो इसके अणुभार को मैंने लिख दिया MA। ठीक है, समझ में आई बात आपको? पाई, इसको मैं वैसे बता देता हूँ। पाई 2 = WA/MA इंटू VML, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1000 से, गुणा R गुणा T। चलिएगा, पाई 2 = WA कितना है? WA है 12 ग्राम। 12 ग्राम बटा MA आपको फाइंड आउट करना है। VML आपको कितना दे रखा है? 100 ml हो जाएगा। परसेंटेज 100 में निकालते हैं। चलिएगा, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1000 से, गुणा R गुणा T। ये पाई 1 की वैल्यू आ गई और ये पाई 2 की वैल्यू आ गई। पाई 1 और पाई 2 की वैल्यू आपस में क्या होती है? समान। कब? जब विलयन क्या हो? समपरासरी हो। तो बताइएगा, हम इस वैल्यू को इस वैल्यू के क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। इस वैल्यू को इक्वल करके हम किसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? MA का। तो देखिएगा कैसे करेंगे। हम लिखते हैं यहाँ पर, ये जब वैल्यू है इसको इसके इक्वल करनी है, ये और ये आपस में क्या हो जाएगी? इक्वल। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं इसको मिटा दूं और आगे बोर्ड पे थोड़ी क्या हो जाए? जंग हो जाए। तो देखिएगा, हाँ, तो इस वैल्यू के क्या करना है? इक्वल। तो 4/60 गुणा 1000/100 गुणा RT बराबर 12/MA इंटू बाई 1000 डिवाइडेड बाई 100 गुणा R गुणा T। ये समझ में आ गया होगा आपके। इसको मैं अब मिटा देता हूँ।
अब देखिएगा R से R कैंसिल आउट हो गया, T से T कैंसिल आउट हो गया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो गया। तो बताओ यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, MA। तो बताओ MA बराबर आ जाएगा 12 गुणा 60/4, 12 गुणा 60/4, और 12 को 4 से काट देना, 3 पर कटेगा। तो बताओ 3 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 180 ग्राम प्रति मोल। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 180 ग्राम प्रति मोल। क्वेश्चन नंबर 8 है पेज नंबर 37 पर, K4FeCN6 का 0.1 m विलियन 27 डिग्री सेल्सियस पर 46% आयनित होता है, विलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। देखिएगा ये क्वेश्चन जो है वो असामान्य अणुसंख्यिकी गुणधर्म पर आधारित है। मैंने आपको बताया था असामान्य अणुसंख्यिकी गुणधर्मों में क्या होता है, जब किसी विलेय का विलियन में वियोजन या संगुणन होता है, जब किसी विलेय का विलियन में वियोजन या संगुणन होता है तो अणुसंख्यिकी गुणधर्मों के मान अपने सामान्य मान से परिवर्तित हो जाते हैं, और इस प्रकार प्राप्त होने वाले जो अणुसंख्यिकी गुणधर्म है उन्हें हम क्या कहते हैं, असामान्य अणुसंख्यिकी गुणधर्म। चूंकि यहाँ पर जो विलेय आपको दे रखा है उसका आयनन हो रहा है, इसलिए हम जो यहाँ पर फॉर्मूला काम में लेंगे वो सामान्य अणुसंख्यिकी गुणधर्म का नहीं होगा, वो फॉर्मूला किसका होगा, असामान्य अणुसंख्यिकी गुणधर्म का। तो आपसे यहाँ पर परासरण दाब की वैल्यू पूछी है, तो हम जानते हैं पाई बराबर होता है CRT, लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो सामान्य अणुसंख्यिकी गुणधर्म या सामान्य परासरण दाब का है। यहाँ पर असामान्य परासरण दाब की हमें बात करनी है, तो पाई बराबर क्या होगा, I.CRT। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर काम में लेना है। चलेगा, C का वैल्यू आपको गिवन है 0.1, R का वैल्यू आपको गिवन है, T का वैल्यू आपको गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको केल्विन में आपको चेंज करके रखना है। गिवन क्या नहीं है, I का वैल्यू गिवन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वॉन्ट ऑफ कोफिशिएंट। तो I की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो देखिएगा I बराबर होता है 1 - अल्फा प्लस n अल्फा। I बराबर होता है 1 - अल्फा प्लस n अल्फा, जहाँ पे n क्या है, आयनों की संख्या, n क्या है, आयनों की संख्या, और अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा। तो सबसे पहले हमें I का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें अल्फा चाहिए, और अल्फा आपको गिवन है कितना, 46%। 46%। परसेंट में कभी भी मान नहीं रखा जाता, मान हमेशा परसेंटेज हटा के रखा जाता है, और परसेंट को हटाने के लिए हम 100 का क्या करते हैं, डिवाइड। तो हम इसको लिख सकते हैं 46/100। ठीक है, अब हमें चाहिए n का वैल्यू, n का वैल्यू मतलब नंबर ऑफ आयंस हमें चाहिए। तो K4FeCN6 जब ब्रेक होता है, यह एक उप सहसंयोजक यौगिक है, चैप्टर नंबर 9 में आपको पढ़ाया जाएगा। ये किस प्रकार ब्रेक होता है, 4K प्लस FeCN6 -4 में। तो बताइएगा 4 आयन तो किसके बने, पोटेशियम के, और एक आयन ये बन गया पूरा, जिसे जटिल आयन कहा जाता है। तो बताइएगा n का वैल्यू 4 और 1 कितना हो गया, 5। n का वैल्यू कितना हो गया, 5। 4 तो ये रहे आयन, और एक आयन ये आगे नहीं ब्रेक होता, बिकॉज दिस इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n का वैल्यू 5, 4 आयन तो ये रहे, 4 पोटेशियम और एक आयन ये रहा। तो बताओ टोटल आयन कितने हो गए, 5। तो हम यहाँ पर I का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 1 - 46/100 प्लस n का वैल्यू कितना दे रखा है, 5 गुणा 46/100। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.84। इसका मतलब I का जो वैल्यू है वो कितना आया, 2.84 आ गया। ठीक है, अगर 100% वियोजन होता है इसका तो I का वैल्यू 5 आता। कितना आता, 5, क्योंकि 5 आयन बन रहे हैं। मैंने आपको इस पिछली क्लास में बताया था, जिसमें मैंने आपको असामान्य अणुसंख्यिकी गुणधर्म पढ़ाए थे। तो चलिएगा, पाई का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। I का मान आ गया कितना, 2.84 गुणा C का मान आपको कितना दे रखा है, 0.1 दे रखा है। चलिएगा, R का वैल्यू आपको कितना गिवन है, R का वैल्यू आपको गिवन है 0.0821, और T का वैल्यू आपको कितना गिवन है, 27 और 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलोगे तो कितना आएगा, 300 केल्विन। अभी बताया था मैंने आपको, केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। चलिएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 300, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 6.98 लीटर, सॉरी
ATM। आंसर किस में आ जाएगा? ATM के अंदर। तो ये इसका क्या हो गया? आंसर। तो ये जो पार्ट के बीच में जो क्वेश्चंस दे रखे थे, लेसन के बीच में जो पाठ्यनिहित प्रश्न आपको दे रखे थे, वो 8 प्रश्न मैंने आपको इस वीडियो में सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लेते हुए सॉल्व कीजिएगा और अपनी बुक को भी देख लीजिएगा कि बुक में इन क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व कर रखा है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।